हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों ने 3 दिन तन मन धन से अच्छे से कंसिस्टेंटली बिना ब्रेक लिए पढ़ा है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना कि क्या डे 1 डे 2 डे 3 आपने अच्छे से कर लिया और डे 4 में आप प्रेजेंट हो, ये आप बता देना। और आज भी हम कई सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस को बनाएंगे और एक एक करके इसके होमवर्क क्वेश्चन भी बनाएंगे। भूलना मत, एसपीसीसी ऐप में 5 डेज प्लेज का एक फोल्डर है जिसके अंदर मैंने आपको डे 4 का ये क्लास का पीडीएफ, डे 4 का जो होमवर्क है वो, और साथ में डे 4 का जो होमवर्क का आंसर है वो दे दिया है। एक एक बच्चा उसको जरूर प्रैक्टिस करना और कल शाम को 5 बजे हम इस सीरीज को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो मुझे बताना कि आपने कितने स्कोर किया, और मैं बहुत सारी चीजें और प्लान कर रहा हूं आपके लिए। जो टाइम आएगा धीरे धीरे आपको बताऊंगा। फिलहाल बिना देरी के स्टार्ट करते हैं 5 डेज प्लेज का डे नंबर 4, डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज हम बात करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर की। एबीसी 3 पार्टनर्स है या XYZ 3 पार्टनर्स है, इसकी डेथ हो जाती है। जिसकी डेथ होती है उसको बोलते हैं डिसीज, और जिसकी डेथ हो जाती है हम उसे पैसे नहीं दे सकते तो उसका एक वारिस होता है। इसको लीगल हायर या फिर क्लास नॉमिनी या एग्जीक्यूटर हम लोग उसको बोलते हैं। जो बच गए वो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। इसके जाने के बाद ये और ये गेन करेंगे, दे आर कॉल्ड गेनिंग पार्टनर्स। एडमिशन की सबसे अच्छी बात क्या है कि नया पार्टनर आ रहा है तो नई बैलेंस शीट में तीनों का सीडी आएगा। रिटायरमेंट में जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका लोन आ जाएगा बैलेंस शीट में। आप पैसे दे रहे हैं तो पूरा का पूरा सेटल कर देंगे। रिटायरमेंट में हम पार्टनर से बोलते हैं भाई तू रुक जा, साल के एंड में अपना हिसाब किताब लेके चले जाना। लेकिन डेथ ऑफ ए पार्टनर में हम ये नहीं कह सकते भाई तू मर मत, अभी साल के एंड में मर जाना ताकि हिसाब किताब पूरा का पूरा हमारा अच्छा हो जाए। डेथ अनसर्टेन है, कभी भी इसकी डेथ हो सकती है। मान लेते हैं 30 सितंबर 2023 को डेथ होगी। जो ईयर है वो 1/4/23 से चलता है, 31 मार्च 24 को एंड होगा। तो यानी कि पिछले साल 31 मार्च 23 को प्रॉफिट्स का बंटवारा हुआ होगा। पिछले साल 31 मार्च 2023 को प्रॉफिट का बंटवारा हुआ होगा। तीनों पार्टनर खुशी खुशी अपने घर गए होंगे। नया साल चालू हुआ अप्रैल में, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का पूरा महीना काम किया, 6 महीने, फिर उसकी डेथ हो गई। तो ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं वर्किंग पीरियड। मैं सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रहा हूं फिर क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्किंग पीरियड, यानी कि पूरा का पूरा क्लास कितने समय उसने काम किया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि उसने 6 महीने काम किया, 6 महीने के बाद डेथ हो गई, तो उसके वारिस को कुछ ऐसी चीजें हैं जो टाइम बेसिस पे दी जाती हैं। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 महीने का देंगे, सैलरी पर मंथ की दे रखी है 6 महीने का देंगे, उसके हिस्से का प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ 30 सितंबर तक बिजनेस ने जो कमाया है ना उतना ही उसको देंगे, उसके हिस्से का प्रॉफिट पूरे साल का नहीं देंगे। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी उतने टाइम का चार्ज करेंगे। अगर कमीशन पर मंथ लिखा है कि पर मंथ 2000 कमीशन है तो 6 महीने का ही देंगे उसको, और कोई लोन है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी 6 महीने का ही कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साल भर के हिसाब से उसको दे देते हैं, मतलब पूरे फॉर्म में जो पड़ा हुआ है उसमें से उसका हिस्सा निकाल कर उसको दे देंगे। जैसे जनरल रिजर्व है, P&L है, WCR है, IFR है, गुडविल, P&L, ये जो बांटने वाले 7 आइटम होते हैं जिनको मैं बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, जो बैलेंस शीट के अंदर होते हैं और अपोजिट साइड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाते हैं, उसके हिस्से की गुडविल इज मोस्ट इंपोर्टेंट। और अगर उसने कोई लोन दिया या लिया है तो वो भी क्लास उठा के सीधा उसको दे देंगे। उसका उस पर कोई कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर उसने कोई लोन दिया है तो उसका लोन, उसका कैपिटल उठा के एज इट इज दे देंगे। तो ईयर बेसिस पे लोन्स को तो वैसे ही मत लिखो, क्योंकि वहां पे लोन दिया रहेगा साफ साफ, इसका इतना लोन है, तो वहां पे उठा के सीधा सीधा उसके अकाउंट में डाल देंगे, जैसे कैपिटल डालते हैं वैसे ही। और इसके अलावा जो रीवैल्यूएशन गेन लॉस है, रीवैल्यूएशन गेन और लॉस है, सीधा उसका हिस्सा निकाल के उसको दे दें, उसमें भी हमें कोई मंथ बाय 12 करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें हैं जो लॉजिकली समझ भी आता है कि भाई अगर वो 6 महीने काम किया है तो 6 महीने की सैलरी देंगे, 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब एक बात ध्यान रखना कि जो इसकी डेथ हो जाती है तो ये जो पार्टनर्स है ना ये गेन करेंगे, दे आर कॉल्ड रिमेनिंग पार्टनर्स और गेनिंग पार्टनर। और गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ध्यान रखना, जो आपने रिटायरमेंट पढ़ा हुआ है ना बिल्कुल सेम टू सेम रिटायरमेंट जैसा ही डेथ ऑफ अ पार्टनर, जैसा आप रिटायरमेंट पढ़ते हो सेम सेम वैसा है। उसमें भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, इसमें भी उसकी जो गुडविल की एंट्री है, इसकी जो गुडविल की एंट्री बिल्कुल सेम है, बांटने वाले सारे आइटम बिल्कुल सेम है, नई रेशियो गेनिंग रेशियो बिल्कुल सेम है, नथिंग चेंज।
अब आते हैं गुडविल। गुडविल का एंट्री बिल्कुल सेम है जो रिटायरमेंट में पड़ा था। बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है उसको राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो के अंदर, और एडिशनल पॉइंट में जो गुडविल है उसकी रिमेनिंग टू रिटायरिंग करते थे, अब रिमेनिंग टू डिसीज करेंगे, या फिर इसको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग भी कह सकते हैं। और किस रेशियो में होता है? गेनिंग रेशियो में, बिल्कुल सेम जो आपने रिटायरमेंट में पढ़ा था। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनता है। जिसकी डेथ हुई है साल के शुरू से लेकर, साल के शुरू से जब तक डेथ हुई है तब तक का उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट तो साल के एंड में निकलता है, फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है 31 मार्च होता है, तब प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है। तो उसके हिस्से का प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? तो या तो पिछले साल के बेसिस पे कि जो पिछले साल का प्रॉफिट था ऐसा मान लेंगे कि इस साल का प्रॉफिट भी वही है, वो क्वेश्चन बता देगा। या तो सेल्स बेसिस पे, उसने 6 महीने 9 महीने 3 मंथ्स 9 मंथ जितना भी उसने काम किया है तब तक उसने कितना मुनाफा कमाया, तब तक की सेल कितनी हुई है, उस सेल पे प्रॉफिट कितना निकला है उसमें से उसका हिस्सा निकाल के उसको दे दो। या फिर हम लोग एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकाल देंगे, लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट है उस बेसिस पे उसको हम लोग कैलकुलेट करके उसका प्रॉफिट दे देंगे। अब प्रॉफिट की जर्नल एंट्री क्या होती है, कैलकुलेशन तो मैं करके दिखाऊंगा भी और एंट्री भी सिखाऊंगा, पर एंट्री पहले याद कर लो। अगर तुम्हें क्वेश्चन में नई रेशियो गिवन नहीं है, ध्यान समझना, अगर नई रेशियो गिवन नहीं है तो प्रॉफिट की एंट्री होती है पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे बोलते हैं सर डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपने क्रेडिट किया है, समझ आ गया, लेकिन इसको डेबिट बैलेंस क्यों किया? ये डेबिट क्यों किया? बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है, ठीक है, डेबिट एसेट साइड आएगा ऑब्वियसली। तो ये पी एंड एल सस्पेंस को डेबिट क्यों किया? क्योंकि बेटा आप अंदाजे से प्रॉफिट निकाल रहे हो, आपको नहीं पता कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। 6 महीने में डेथ हो गई, आपने अंदाजे से निकाल लिया पिछले साल के बेसिस पे या फिर एवरेज बेसिस पे आपने अंदाजे से निकला या सेल्स बेसिस पे, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है ये। तो इसीलिए हम एंट्री क्या पास करते हैं? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप सबको पता है किसी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब उसकी कैपिटल को बढ़ाना, उसके लिए वो अच्छी बात है। तो जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और लास्ट में टोटल करके सारा का सारा बैलेंस किसको उठा के दे देंगे? उसके एग्जीक्यूटर को। मैं दिखाऊंगा अभी। अच्छा सर सस्पेंस इसीलिए लिखते हैं ना क्योंकि अंदाजे से प्रॉफिट निकाला है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि सेम डेट पे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए, सेम डेट पे आपने प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बना लिया, फिर आप सस्पेंस के नाम से नहीं, फिर डायरेक्टली आप लिखोगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो एंट्री को पलट देना, इसकी एंट्री होगी डिसीज टू पेनल सस्पेंस और डिसीज टू पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है बेटा? पी&एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर सेम डेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है तो एंट्री पास करोगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर नई रेशियो गिवन होगी तो गुडविल की एंट्री कर दो, बात खत्म। अरे प्रॉफिट में गुडविल की एंट्री, यस, इफ न्यू रेशियो इज गिवन, तो जो गुडविल की एंट्री करते थे सेम टू सेम वही एंट्री आप प्रॉफिट्स की करोगे। इफ न्यू रेशियो इज गिवन तो प्रॉफिट्स की जो एंट्री होगी वो होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या रिमेनिंग टू आउटगोइंग या डिसीज। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। जो गुडविल की एंट्री होती थी सेम वही एंट्री करोगे अगर नई रेशियो तुम्हें गिवन है तो, यानी न्यू रेशियो गिवन है तो गुडविल की और प्रॉफिट की एंट्री बिल्कुल सेम होगा। हाँ फिगर जरूर अलग होंगे, वहां पे गुडविल का फिगर आएगा या प्रॉफिट का फिगर आएगा। सर अगर लॉस हो गया तो रिवर्स एंट्री फॉर लॉसेस, अगर लॉस हो गया तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, एंट्री रिवर्स कर देना, दैट्स इट, खत्म। तो ये है आपका प्रॉफिट का कैलकुलेशन। अब जिसकी डेथ हुई है उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो कैसे बनाओगे? जैसे रिटायरमेंट का बनाते थे सेम, जो जो देना सब इधर लिखो। ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अंदाजे से निकलता है ना, पी&एल सस्पेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी लिखोगे पी&एल सस्पेंस क्योंकि वो भी अंदाजे से कैलकुलेट हो रहा है। ओके, ए और सी कि जो गुडविल की एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग, मान लो बी की डेथ हो रही है तो एंट्री होगी ए सी टू बी ना, तो ए में सी में टू, ए में सी में टू बी में बाई ए बाई सी, ये गुडविल की एंट्री जो रिटायरमेंट में करते थे सेम। रिवोल्यूशन का गेन हो गया, ये उसका अप टू डेट ऑफ डेथ का प्रॉफिट हो गया, बांटने वाले सारा आइटम, सैलरी है, कोई बैलेंस शीट में अगर लोन दिख रहा है लायबिलिटी साइड तो वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा। और अगर कोई बैलेंस शीट में सॉरी एडिशन पॉइंट में कोई ड्राइंग्स है वो ड्राइंग यहाँ आएगा, इंटरेस्ट ड्राइंग यहाँ आएगा। बांटने वाले आइटम, कोई बैलेंस शीट में एसेट साइड लोन है यानी कि बिजनेस ने उसको लोन दिया था तो लौटाते वक्त जाते मारते जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो उसका लोन का बैलेंस काटेंगे। रिवैल्यूएशन लॉस, ये पी&एल सस्पेंस, अगर कोई लॉसेस हो गया तो फिर जो भी बैलेंस बचेगा हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देंगे, जो बैलेंस बचेगा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देंगे। अगर एग्जीक्यूटर को कुछ पैसे नगद दे रहे हो तो वो इसके अंदर नहीं आएगा, एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनेगा, मैं दिखाऊंगा बना के अभी, और फिर टू कैश करके उसको पैसे देंगे। मृतक जिसकी डेथ हो चुकी है उसको कैसे प्रॉफिट दे दोगे? तो सारा का सारा बैलेंस हम रेंडर करेंगे उसके एग्जीक्यूटर को।
अब इसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो मंथ बेसिस पे, टाइम बेसिस पे दिया जाता है। प्रॉफिट जो दिया जाएगा ना वो भी टाइम बेसिस पे दिया जाएगा, जो प्रॉफिट्स है वो। सैलरीज टाइम बेसिस पे दिया जाता है, इंटरेस्ट ड्राइंग टाइम बेसिस पे दिया जाएगा, है ना। और लॉसेस भी टाइम बेसिस पे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो टाइम बेसिस पर दी जाती है, वो ये चीजें जो उसको टाइम बेसिस पे दी जाएंगी। जो जो वो घर लेके जाएगा वो सब यहाँ, जो काटेंगे उसको यहाँ, ये बैलेंस है जो उसके वारिस को हम लोग पे कर देंगे। लेकिन अगर मान लो लॉस में था, यहाँ कोई बैलेंस आ गया, तो उसके वारिस से रिकवर नहीं कर सकते। जो एग्जीक्यूटर होता है ना उसको मिलेगा ही, उससे जाएगा कुछ नहीं, उसको मिलेगा अगर वो वारिस को मिलता ही है। ओके, तो क्वेश्चन 1 पे आते हैं। दानिश, एना और प्रांजल तीन पार्टनर्स हैं। इनकी जो रेशियो है वो है 5/10, 3/10, 2/10। देयर बुक्स क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। तो हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी तक उसी बेसिस पे क्वेश्चन बनाते हैं, और इसी टाइप की क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है, तो बी केयरफुल। दानिश की जो डेट ऑफ डेथ है वो सबसे पहले आपको नोट करनी है। 30 सितंबर को डेथ हो गई, यानी कि साल चालू हुआ होगा अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो कितने महीने काम किया है? 6 महीने काम किया, उसकी डेथ होगी। जो दानिश के एग्जीक्यूटर है उसको क्या क्या चीजें मिलेंगी, और आपको उसकी एंट्रीज पास करनी है और वर्किंग नोट क्लियरली बनाना है। तो सबसे पहला, उसके हिस्से की कैपिटल उसको मिलेगा, ठीक है। 5 लाख रुपए मिलेंगे उसके हिस्से की गुडविल, 5 लाख अलॉन्ग विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। और द टोटल गुडविल ऑफ द, उसके यह लिखा है कि हिज शेयर ऑफ कैपिटल दैट इज 5 लाख अलॉन्ग विद गुडविल मिलेगा। द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000। देखो यार, सबसे पहले आप मुझे बताओ, पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है? 60,000 है पूरे फर्म की गुडविल। आप दानिश का शेयर निकालोगे, दानिश का जो शेयर आएगा वो आएगा 60,000, और गुडविल की एंट्री आपको बता ही दिया, रिमेनिंग टू डिसीज करना है गेनिंग रेशियो में। तो 60,000 है, तो दानिश का हिस्सा कितना है? दानिश का हिस्सा 5/10 है, जो कि कितना बनेगा? आधा। 5/10 का मतलब सिंपल से आधा होता है 30,000। 5/10 मतलब 1/2, तो ये हो गया कितना? 30,000, राइट। ये आ गया आपका 30,000। अच्छा, अब इसके बाद लिखा हुआ है इसकी एंट्री पास करनी है। तो जो गुडविल है आप उसकी एंट्री क्या पास करते हो? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन है जरा मुझे बताओ। एना या डिसीज लिख सकते हो। एना कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्रांजल कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रांजल कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 कौन जा रहा है छोड़ के? दानिश, ठीक है। दानिश भाई चले गए हमारे, ठीक है। दानिश भाई नहीं रहे, दानिश भाई छोड़ के चले गए हमें 30 सितंबर को। और दानिश भाई को कितना चाहिए? यहाँ पे 30,000 चाहिए दानिश भाई को। ये हमारी उसकी फर्म की गुडविल में से उसका हिस्सा जो है दानिश भाई को 30,000 चाहिए। तो ये छोड़ के चला गया, तो रेशियो क्या हो गया? 3/5, 2/5। तो ये हो गया 3/5, ये हो गया 2/5। कितना अमाउंट है? 30,000। 5 को काटोगे 6 × 18, ये आएगा 18,000, ये आएगा आपका 12,000, ठीक है। नरेशन लिख देना, बीइंग दानिश शेयर ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। बीइंग नहीं लिख के आप सीधा लिख सकते हो दानिश शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट के अंदर ये कर लेना, पहली एंट्री जी हमारी ये हो गई, ठीक है। दूसरा, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। उसके हिस्से की जो प्रॉफिट है वो सेल्स बेसिस पे निकालेंगे, और सेल्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024। डेथ हुई है सितंबर में, तो ये जो पिछला साल है, पिछले साल की सेल है 2 लाख रुपए, प्रॉफिट है 10%, सेल्स हुआ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। अच्छा मुझे बताओ, करंट ईयर की जो सेल्स है वो कितनी निकल के आएगी? पिछले साल की सेल है 2 लाख रुपए, और 20% सेल बढ़ गया। 2 लाख का 20% बनता है 40,000, 40,000, ठीक है। 2 लाख का 10%, 20 into 2, 40, 20% आएगा 40। तो इस साल की जो सेल आएगी वो आएगी 2 लाख प्लस 40,000, 2,40,000। अच्छा, और जो प्रॉफिट परसेंटेज है, पिछले साल 10% था, और हमें सेल्स 20% ग्रोथ ट्रेंड में है, और प्रॉफिट 1% से घट गया। तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? पिछले साल करंट ईयर की जो सेल है, और ये पूरे साल की सेल है, क्योंकि पिछले साल जो 2 लाख की सेल आई थी वो पूरे साल की सेल थी। इस साल सेल्स 20% से बढ़ गया, पूरे साल की सेल है, और पूरे साल का प्रॉफिट जो होगा वो 10 की जगह अब 9% होगा। तो आप जरा हिसाब निकालो, 2,40,000 का 9% कैलकुलेट करो, 2,40,000 का 9%, जो कितना आएगा? 21,600 रुपए। तो 21,600 रुपए का साल भर का प्रॉफिट है। लेकिन डेथ कितने महीने में हुई है? 6 महीने में। तो 6 मंथ्स प्रॉफिट निकालोगे आप ऑफ दानिश, दानिश भाई का प्रॉफिट निकालो, कितना बनेगा? 2,16,000 रुपए पूरे साल का प्रॉफिट है। उसका हिस्सा है 5/10, और 6 महीने का निकालोगे, 6 महीने ही काम किया है भाई ने। तो डिवाइड बाई आप 2 करोगे यहाँ पे, और यहाँ फिर से डिवाइड बाई 2 करोगे, तो ये बनता है 5,400। और प्रॉफिट की एंट्री आप क्या पास करोगे? सेकेंड एंट्री, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दानिश, दानिश कैपिटल अकाउंट।
प्रॉफिट आपने 5400 दे दिया। दानिश शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, राइट। अच्छा, अगला है कि दानिश को जो पैसा है उसके एग्जीक्यूटर को हम दे रहे हैं, तो जो लास्ट एंट्री होती है, ध्यान समझना, लास्ट एंट्री जो होगी वो एंट्री क्या होगी, सारे बच्चे ध्यान समझना। लास्ट एंट्री होगी दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। दानिश का जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर डाल दिया। तो दानिश को कितना कितना मिलेगा, सारे बच्चे ध्यान से समझना। पहले तो 5 लाख रुपए मिलेगा उसके हिस्से की कैपिटल, ठीक है। फिर दानिश भाई को मिलेगा गुडविल, जो कि कितना बनता है 30,000, पूरे फर्म की 60 है, उसकी होगी 30,000, वो मिलेगा। और दानिश का जो प्रॉफिट है वो है 5400, तो 5,35,400, उसे कितना मिलेगा 5,35,400, 5,35,400, ये उसको जो है उसके एग्जीक्यूटर को ये वाला अमाउंट मिलेगा 5,34,400। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको ये बेसिकली 3 एंट्री पास करनी है, एक उसके प्रॉफिट, एक उसका सारा पैसा एग्जीक्यूटर में डालने के लिए, और एक हो गया गुडविल की एंट्री। बताओ कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा और आपने कर लिया होगा। और सिंपल केस है, सिंपल केस में ये जो जा रहा है छुपा लो उसको, जो बचा 3:2, यही न्यू रेशियो है, यही गेनिंग रेशियो। बस फॉर्मेट बना के एंट्री करना पेपर में, और बिल्कुल मत भूलो। और मैं आपको 24 तारीख को जब लाइव लूंगा ना रिवीजन, सुबह कराऊंगा 4 बजे, तो मैं करा दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। अब देखो, आप अकाउंट का भी क्वेश्चन देख लो, एंट्रीज तो देख ही ली, और आपको 2 चीजें आनी है, प्रॉफिट और गुडविल आना ही आना है। बाकी इस क्वेश्चन में PQR 3 पार्टनर है, रेशियो है 2/5, 1/5, 2/5, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, इनकी बैलेंस शीट में रिजर्व भी है, ये प्रॉफिट भी है, कैपिटल भी है, इधर से कुछ नहीं है बांटने वाला। 30 जून को क्यू की डेथ हो जाती, तो अप्रैल में जून 3 महीने काम किया है, और ये क्यू की डेथ हो जाती है 30 जून को, 3 महीने उसने काम किया है, राइट। आगे उसका लिखा है, उसको ये सारी चीज देंगे, उसका कैपिटल देंगे, कैपिटल देंगे, उसके हिस्से का प्रॉफिट है, गुडविल है, और ये सारी कहानी लिख रखी है। प्रिपेयर क्यूज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटिव, तो फटाफट क्यूज कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ये रहा हमारे पास बना हुआ है फॉर्मेट ऑलरेडी, क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे वर्किंग नोट बनाएंगे 2, जो आपको क्वेश्चन में बनता ही बनता है, ठीक है। तो वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, उसके हिस्से है कैपिटल। तो मुझे बताओ, क्यू की डेथ हो रही है ना, तो क्यू का कैपिटल कितने का है, 2.5 लाख रुपए का। लिखो बाई बैलेंस BD 2.5 लाख रुपए, बाई बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस जो है वो कितने का है, 2.5 लाख रुपए का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग P&L सस्पेंस में लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कैपिटल है मुझे बताओ जरा इस क्वेश्चन में। सर ये 2.5 लाख का कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6%, 3 महीने काम किया है, तो 2.5 लाख रुपए की उसकी कैपिटल है, 6% इंटरेस्ट है, 3 महीने काम किया है, तो 2,50,000 का 6% 3 महीने का निकालोगे तो बनेगा 3750। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया कितना, 3750, राइट। उसके बाद और क्या है, अच्छा जर्नलिज्म 80,000 का है, प्रॉफिट जो है वो कितने का है, 2 लाख का है, और क्यों का हिस्सा 1/5। तो जर्नलिज्म लिखो, बाई जर्नलिज्म, ये सारी चीजें देंगे उसको, बाई जनरल रिजर्व 80,000 है, उसका हिस्सा है 1/5। अब किसी भी चीज को 1/5 से डिवाइड देना हो तो 10 से डिवाइड दो, 8,000, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 16,000, ये ज्यादा आसान है। बाई P&L अकाउंट, प्रॉफिट कितने का है, 2 लाख का है, 2 लाख का 1/5 करोगे, 5 चौके 20, तो ये आएगा कितना, 4,000 और 40,000, ठीक है। ये कितना बनेगा, 40,000 सीधा। और नहीं तो तुम 10 से डिवाइड दोगे 20, फिर 2 से मतलब वो ज्यादा मुश्किल है, ये ज्यादा आसान लग रहा है ना। तो जैसा आपको दिल करे, पहाड़े अच्छे से आते हैं आपको 15-20 तक, तो फिर तो फटाफट कर लोगे आप। तो ये बांटने वाले सारा आइटम हो गया, और तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कैपिटल भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये 2 पॉइंट बच गए, बस खत्म हमारा क्वेश्चन। तो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द टिल द डेट ऑफ डेथ इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। अच्छा, जस्ट पिछले साल का जो प्रॉफिट है, तो देखो ये प्रॉफिट है 19-20 का, ये है 20-21 का, ये है 21-22 का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये है प्रॉफिट 22-23 का, कितना प्रॉफिट है, 2 लाख। तो आप एक वर्किंग नोट बनाओगे, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ। डिसीज का नाम भी लिख सकते हो, क्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। अच्छा, पूरे फर्म का प्रॉफिट कितने का है, 2 लाख का। क्यू का हिस्सा कितना है, 1/5। कितने महीने काम किया है, 3 महीने काम किया है, 3 मंथ्स। जून को ही डेथ हो गई, अप्रैल में जून। तो भाई 2 लाख का प्रॉफिट है, 1/5 40,000 बनता है, इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करोगे, 10,000 का उसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, 10,000 का प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ गया, 10,000 का प्रॉफिट, राइट।
तो 10,000 का प्रॉफिट जो है वो लिखोगे बाई P&L सस्पेंस अकाउंट ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1, कितना प्रॉफिट आ गया? 10,000 का प्रॉफिट आ गया, खत्म। हर क्वेश्चन में यही काम करना होता है, सेम। अच्छा, सेकंड है हिच शेयर ऑफ गुडविल इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई 3 से करोगे और एवरेज प्रॉफिट लेना है लास्ट 4 ईयर का, तो 3 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, तो लिखो वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ डिसीज शेयर ऑफ गुडविल। तो आपका डिसीज का जो गुडविल है वो आप कैसे निकालोगे बच्चों? तो पूरे फर्म की गुडविल निकालोगे। तो पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोला है कि 4 साल का एवरेज लेना है और 3 ईयर परचेज लेना है। तो देखो सबसे पहले लेटेस्ट प्रॉफिट तो यही है 2 लाख। मैंने आपसे कहा था जब भी बोलेगा 4 साल का एवरेज है, 3 साल का एवरेज है और 1 साल का नहीं दिया होगा तो बैलेंस शीट से उठाना है। यहाँ पे P&L है तो वो लॉस है, यहाँ P&L है तो वो प्रॉफिट है। तो 2 लाख ये हो गया, 1 लाख ये हो गया, 4 लाख ये हो गया और 3 लाख हो गया ये। टोटल कितना होगा? 10 लाख। तो 4 साल का जो प्रॉफिट है वो आ गया आपका 10 लाख। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट, 10 लाख डिवाइड बाई 4, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट कितने का आ गया? 2.5 लाख रुपए का। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो ये कितना निकल के आएगा? 2.5 लाख इंटू 3, ये आएगा 7,50,000 रुपए, 7,50,000। ये आ गया पूरे फर्म की गुडविल 7,50,000। अच्छा, अब उसके बाद पूरे फर्म की गुडविल आ गई। अब आप डिसीज का हिस्सा निकालोगे, डिसीज शेयर ऑफ गुडविल। तो जो डिसीज का हिस्सा निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 7,50,000 का 1/5, क्योंकि उसका हिस्सा 1/5 है। गुडविल को मंथ बाई 12 से नहीं दिया जाता। और गुडविल की एंट्री आपको पता है ना क्या की जाती है? गुडविल की एंट्री की जाती है बाई रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है? रिमेनिंग पार्टनर P और R है, क्योंकि Q जा रहा है छोड़ के। और जो गेनिंग रेशियो है ये आ गया वर्किंग नोट 2। और जो गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे? जो जा रहा है उसको छुपा लो, जो बच गया वही न्यू रेशियो, वही गेनिंग रेशियो, वो 2 है यानी 1 तो 75,000 और 75, 1.5 लाख की गुडविल आ रही है ना। गुडविल कितने निकल कर आई है हमारे पास? 1.5 लाख रुपए गुडविल आई है। तो दोनों पार्टनर इक्वली गेन करेंगे, 75 दोनों पार्टनर भरेंगे। रिमेनिंग टू डिसीज Q एंट्री क्या होगी? PR टू Q, तो PR में 2Q, Q में बाई P बाई R। ये सारा कुछ मिलेगा किसको? डिसीज पार्टनर को, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है ऑन 1 जून दे विड्रॉ 50,000 फॉर पर्सनल एक्सपेंस। 1 जून को उसने विड्रॉ भी कर लिया है 50,000। इंटरेस्ट ड्राइंग के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो वो कुछ मत करना, सिर्फ यहाँ ड्राइंग लिख देना, 2 ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग कब करिए? 1 जून को, ठीक है। 1 जून को ड्राइंग करिए 50,000। डेट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे कोई डेट लिखना नहीं होता। बस आप टोटलिंग कर लो, 2,50,000, 3,750, ये हो गया 16,000, ये हो गया 40,000, ये हो गया 10,000 और ये हो गया आपका 1.5 लाख। तो ये आएगा 4,69,750, 4,69,750, 4,69,750, 4,69,750, ठीक है। तो अब उसमें से माइनस करेंगे, ये उसमें से हम माइनस करेंगे कितना? 50,000। तो 4,19,000 और जितना भी बैलेंस है वो सारा का सारा किसको डाल देंगे? क्यूज एग्जीक्यूटर अकाउंट। जो भी बैलेंस है वो क्यू के एग्जीक्यूटर अकाउंट को डाल देंगे। लिख लो फटाफट, हो गया क्वेश्चन ये वाला डन। तो इस तरीके से देखो डेथ में क्वेश्चन आते हैं और आपको डीपीपी जो मिलेगा होमवर्क क्वेश्चन, उसके अंदर भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस जाएगी। और हर स्टेप के नंबर है, हर स्टेप के देखो इन सबके नंबर होते हैं अलग अलग, सबके आंसर तक सबके, एक गलत हो वही कटेगा, सारे नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो आई होप क्लास ये क्वेश्चन आपका हो गया डन अच्छे से। आपको क्यूज का कैपिटल एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना था वो आपने अच्छे से कर लिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है लास्ट 2 ईयर से एग्जामिनर का, तो बिल्कुल भी इसको हम लोग लापरवाही नहीं करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ABC 3 पार्टनर है, रेशियो है 3:1, C की डेथ हो जाती है जिसका हिस्सा है 1/6। 30 जून को इसने 3 महीने काम किया, अप्रैल मई जून। आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,600। उसका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो 70,600 रुपए है। उसको तुरंत दे देंगे 1 जुलाई को, 1 जुलाई जिस दिन डेथ हुआ उसके अगले दिन उसको 10,600 रुपए नगद दे देंगे। तो बचेगा कितना बैलेंस? 60,000 का बैलेंस बचेगा। और वो जो 60,000 का बैलेंस है उसकी 3 किस्त बनाएंगे, 20,000, 20,000, 20,000 की। लेकिन किस्त की जो पहली पेमेंट होगी वो होगी 30 जून 2024 को, अगली कब होगी? 30 जून 2025, अगली कब होगी? 30 जून 2026। और डेथ कब हुई है? डेथ हुई है 30 जून 2023 को। ये है पूरी कहानी, देखो लिख दिया मैंने। ईयर एंड 31 मार्च का होता है। आपको सी का अकाउंट बनाए, फाइनली सेटल। मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगा जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ लोन अकाउंट में फोकस करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है 6 नंबर में अगर आ गया ना तो बाकी बच्चों से आप एक एडवांटेज ले जाओगे। बाकी बच्चे कर, बहुत कम बच्चे कर पाते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं तुम्हें तसल्ली से धीरे धीरे समझाऊंगा। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भेजना जरूरी है वीडियो, ठीक है। ध्यान समझना,
मैं सबसे पहले जिस दिन डेथ हुई है वो कौन सी डेट है, 30 जून 2023 की डेट है। तो यानी जो ईयर चालू हुआ होगा वो 1 अप्रैल 2023 से चालू हुआ होगा, 31 मार्च 24 को एंड होगा। फिर जो अगला ईयर चलेगा वो 1 अप्रैल 2024 से शुरू होके 31 मार्च 25 को एंड होगा। फिर जो अगला ईयर चालू होगा वो 1/4/25 से चल के 31 मार्च 26 को एंड होगा, ठीक है। फिर जो अगला ईयर चालू हुआ होगा वो 1/4/26 से चलकर 31 मार्च 27 को एंड होगा, ठीक है सर जी, समझ गए बात को। अब कहानी सुनाओ क्या है इसकी। साल चल रहा था, यहाँ तीनों पार्टनर खुश थे, अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। चलता गया 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद सॉरी, अप्रैल मई जून, 3 महीने के बाद 30 जून को एक दुखद घटना घटी और सी की डेथ हो गई। तो जब सी की डेथ हुई तो बोला कि भैया तेरा बैलेंस कितना बनता है, 70,600, 10,000 रुपए अगले दिन ही दे दिया उसके वारिस को, और बाकी जो भी बैलेंस बचा है 60,000 उसको 3 किस्तों में देंगे। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी वो कब होगी, 30 जून 2023 को डेथ हुई है ना, 30 जून 2024। फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट की जो पेमेंट होगी वो होगी 30 जून 2025, फिर इसकी होगी 30 जून 2026। ऐसे एक 20,000 यहाँ दे देंगे, 20,000 यहाँ दे देंगे, 20,000 यहाँ दे देंगे, और यहाँ करके हम आपका सेटलमेंट कर देंगे उसके वारिस का। ओके हाँ सर, समझ आ गया, अच्छे से आपने ऐसे समझाया। तो सर दिक्कत क्या है इसमें, दिक्कत क्या है, डेट, हर डेट पे क्या क्या एंट्री होगी वो दिक्कत है। और कभी भी अगर हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं ना, तो जैसे जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट्स को निपटाते चले जाते हैं ना, हमारा जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो भी कम होता चला जाता है। कैसे, मैं ध्यान समझाता हूं। यहां पे जब तुम उसको दे दोगे तो तुम्हारा जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, 60,000। तो तुम्हें 60,000 पर क्या करना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेट करनी है, लेकिन कितने महीने का, पहले 9 मंथ्स का। सर साल भर का क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ आपने, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल और गोइंग कंसर्न, क्लास 11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, फंडामेंटल बेसिक अजम्पशंस। तो यहाँ पे वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि इस साल के एंड में आप पेमेंट नहीं कर रहे इंटरेस्ट की, नहीं कर रहे पेमेंट, तो यहाँ करेंगे पहली, लेकिन आपको इस साल के एंड में इंटरेस्ट को ड्यू करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को कैलकुलेट जरूर करना पड़ेगा, भले आप पेमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। 9 महीने लगा दिया 60,000 पे, फिर ये 3 महीने फिर से 60,000 पे लगाना है। सर अब आप फंस गए, कैसे, मैंने बोला बेटा कैसे फंस गया मैं, सर अभी तो आपने कहा साल के एंड में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आप यहीं तक क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहां पे आप 60,000 3 मंथ्स का दोगे, बट यहां पे इस डेट को 20,000 आप पे भी कर दे रहे हो, तो जो बाकी 9 मंथ्स है उस पे इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन 40,000 पे लगेगा 9 मंथ का, क्योंकि आप 20,000 यहां पे कर दोगे। इसलिए यहां पे भी हमने पहले 60,000 पे 3 मंथ्स का ही इंटरेस्ट निकाला, फिर 20,000 पे कर दिया, और बाकी जो बचा 9 मंथ्स उस पे हमें 40,000 पे इंटरेस्ट देना है, दिया नहीं है लेकिन कैलकुलेट करके रख लेना है। फिर 3 महीने और निकालेंगे 40,000 पे, और यहां पे हम क्या करेंगे, उसको 20,000 और पे कर देंगे। तो बचेगा बैलेंस कितना भाई, 40,000 का बैलेंस था, 20,000 आपने पे कर दिया, तो बैलेंस कितना बचेगा, 20,000। तो 9 मंथ्स पे फिर 20,000 पे जो है वो 9 मंथ्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर लास्ट में 20,000 पे और 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको 20,000 दे देंगे, उसका इंटरेस्ट दे देंगे, और यहाँ पे उसका हमारा रिलेशनशिप खत्म, हमने सारा सेटलमेंट उसका कर दिया। तो हो तो 60,000 पे 9 मंथ्स और 3 मंथ्स, 60,000 पे निकल रहा है साल भर का, लेकिन 9 मंथ्स यहाँ पे, 3 मंथ्स यहाँ पे, फिर 40,000 पे 9 मंथ्स फिर 3 मंथ्स, तो हो तो 40,000 पे, हो तो 40,000 में पूरे साल का रहा है, लेकिन हिसाब किताब 9 और 3 का है। फिर 20,000 पे 9 मंथ्स 3 मंथ, हम पे तो 20,000 पे साल भर का कर रहे हैं, लेकिन 9 मंथ्स इस ईयर के अंदर आ गया, 3 मंथ्स अगले ईयर के अंदर आ गया। यही झोल हो गया इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ना बहुत साफ सुथरा सच्चा बन जाता अगर क्वेश्चन ये कहता कि साल के एंड में उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। यहाँ डेथ हुई है लेकिन इंटरेस्ट की पेमेंट साल के एंड में, एक साल के एंड में यहाँ करते, दूसरे साल के एंड में यहाँ करते, 30 साल के एंड में यहाँ करते, यहाँ करते 9 महीने का, फिर पूरे साल करते, फिर पूरे साल करते, तो हिसाब किताब पूरे साल साल का लगता, पूरे साल का ड्यू करते, पूरे साल का साल के एंड में पे कर देते, फिर पूरे साल का ड्यू करते, फिर साल के एंड में पे कर देते। लेकिन यहाँ ये झोल जो कर दिया ना, इसने पूरा ये झोल कर दिया कि कह रहे हैं कि 30 जून 2024 से पे करेंगे। अभी आपके दिमाग में 50% चीजें समझ आ चुकी है ना, मैं जानता हूं आपको, बाकी 50% भी अकाउंट से आएगा, मैं आपको अकाउंट्स दिखाऊंगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे टाइम जरूर देना, 6 नंबर की चीज है, और टीचर इसमें कुछ खास चेंज कर नहीं पाएगा डेट चेंज करने के अलावा। तो आते हैं, हमें एग्जीक्यूटिव अकाउंट किसका बनाना है, सी का बनाना है, डेथ हुई 30 जून 2023। तो देखो फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना लिया है। सबसे पहले जो डेट आएगी, सबसे पहले डेट आएगी 30 जून 2023। आपने जो डिसीज का कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, जैसे अभी आपने बनाया था क्यू का कैपिटल अकाउंट, उसमें बैलेंसिंग फिर क्या लिखा था, 2Q एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्यू के कैपिटल में 2Q एग्जीक्यूटर, सी के एग्जीक्यूटर में क्या लोगे, बाई
सीज कैपिटल अकाउंट। तो एग्जीक्यूटर के अंदर जो बैलेंस आ रहा है ना 70,600, वो आ रहा है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 70,600, जिसमें से 1 जुलाई 2023 को आपने टू बैंक करके तुरंत पे कर दिया 10,600। तो बाकी जो बैलेंस बचा 60,000। अब ये जो 31 मतलब कि ये है आपका 30 जून है, इसके बाद जो डेट आएगी 31 मार्च 2024। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेट होगी यहाँ पे। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा आपका 60,000 पे लगेगा, 70,600 पे नहीं लगेगा, क्योंकि आपने तुरंत ही जो है वो 10,000 रुपए लौटा दिए। तो 60,000 का जो इंटरेस्ट का रेट है वो कितना रेट है, 10% रेट है। ठीक है, कितना रेट है, 10%। और ये जून है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स का कैलकुलेट करोगे तो 60,000 का 10% हो गया 6,000, और 9 मंथ्स का बनता है 4,500। ठीक है, 6,000 का 9 मंथ्स का कितना बनेगा 4,500। साल का एंड हो गया, ये साल देखो 31 मार्च 2024 को एंड हो गया। तो ये जो टोटल बैलेंस बना बचा 75,100, 75,100 घटा दोगे 10,600, तो ये बैलेंस बचेगा 64,500। ये आएगा टू बैलेंस सीडी। ये 9 महीने का हिसाब किताब हो गया 31 मार्च 24 को। फिर 1 अप्रैल 2024 को यही सीडी क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है 64,500। देखो हम यहाँ पे आ गए टेबल में, ये वाला हिसाब किताब हमने पूरा का पूरा कर लिया है। अब हम यहाँ पे आ गए। अब फिर 3 महीने 60,000 पे देंगे, बाकी 9 महीने 40,000 पे देंगे। तो 3 महीने यानी कि 30 जून 2024 को जो इंटरेस्ट की कैलकुलेट करेंगे ना, वो वही है ऊपर वाला फिगर 60,000 का 10%, लेकिन कितने महीने का, 3 मंथ्स का। तो 60,000 का 10% हो गया 6,000, और 3 महीने का आ गया, 3 मंथ्स का आ गया 1,500। अब इस डेट को हम उसके घर जाएंगे, उसके वारिस को पैसे दे देंगे अपनी पहली किस्त। तो जो पहली किस्त है वो कितने की है, 20,000 की, और जितना भी इंटरेस्ट आज तक ड्यू हुआ है वो भी पे करेंगे। 45 प्लस 15, 4,500 प्लस 1,500, तो 26,000 की टोटल हम लोग उसको पेमेंट कर देंगे। फिर अगली डेट आएगी 31 मार्च 2025, है ना, 9 महीने बाद साल खत्म होगा। तो साल के एंड में हम लोग ना 40,000 रुपए देंगे। यही रीजन है कि ये दो बार हम इंटरेस्ट लिख रहे हैं, पहले 60,000 पे, फिर जैसे आपने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करी आपका ब्याज कम हो गया, आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कम हो गया। तो देखो है तो साल भर का ही हिसाब किताब, वहां 9 मंथ्स का था, यहाँ पूरा है, लेकिन 60 पे 3 और 40 पे 9 मंथ्स। तो ये होगा 4,000, 9/12 आ गया आपका 3,000। साल का एंड हो गया, ये हो गया 69,000। साल का एंड हो गया, ये हो गया 69,000, माइनस करेंगे 26,000, 43,000 का क्लोजिंग बैलेंस बच गया है यहाँ पे, टू बैलेंस सीडी। और डेट कौन सी क्लास आएगी ये, 31 मार्च 2025। फिर अगला साल 1/4/2025 ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी, और अमाउंट कितना है 43,000। फिर 30 जून 2025 को फिर से इंटरेस्ट लगेगा। अभी इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 40,000 पे ही, 3 मंथ्स का 10%, 3 मंथ्स का, क्योंकि 9 मंथ्स का तो ऑलरेडी लगा चुके हैं 40,000 पे। तो बचा कितने महीने का, 3 महीने का। ये जोड़ लो ना, अप्रैल में जून कितने महीने होते हैं, 3 महीने। तो 40,000 का 10% 4,000 हो गया, 3 मंथ्स का इजिली बन जाएगा 1,000। फिर इस डेट को घर जाएंगे उसके 30 जून 2025 को, 38 जून को टू बैंक। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी है सर, सारे इंस्टॉलमेंट 20,000 की ही है। तो पहली इंस्टॉलमेंट यहां दे दी, दूसरी यहां दे दी, और इंस्टॉलमेंट अभी तक जितना ड्यू हुआ है 3 और प्लस 1, 3 प्लस 1, क्योंकि देखो 1500 तक तो दे चुके थे ना, ये 3 रह गया था पिछले 9 महीने का, और ये 1 रह गया था। तो टोटल कितनी पेमेंट कर दोगे, 24। फिर 31 मार्च 26 ये ईयर एंड होगा, बाई इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 20,000 पे लगेगा, क्योंकि आपने 40 में से ऑलरेडी दे दिया है 20। तो 20,000 का 10% लगाओगे इंटरेस्ट, और कितने महीने का आपने इंटरेस्ट लगाना है, 40,000 का 10% कितने महीने का आपको लगाना है, 40,000 का 10% 9 मंथ्स का, सॉरी 20,000 का 10% 2,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये आ गया आपका कितना, 1,500। ओके, साल का एंड हो गया, टोटलिंग कर लो। तो 1,500 प्लस 1,000 प्लस 43,000, 45,500, टोटलिंग आ गई 45,500, माइनस कर दोगे 24,000, ठीक है, ये आ गया 21,500। ये आएगा टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2026। फिर अगली डेट आएगी 1 अप्रैल 2026 को, ये जो सीडी बनेगा
बाई बैलेंस बीडी बनेगा, कितना बैलेंस आ रहा है 21,500। फिर 3 महीने और जाएंगे, 30 जून 2026 बाई इंटरेस्ट। तो ये जो बैलेंस बचा हुआ है 20,000 का 10% कितने महीने का, 3 मंथ्स का। क्योंकि अगर आप देखोगे ना यहाँ पे 20,000 का 10% 9 मंथ्स का आप लगा चुके हो, तो अब 20,000 का 10% है 3 मंथ्स का, तो 2,000 3/12 है 500। टोटल कितना आ गया आपका 22,000। अब साल के एंड में जाएंगे घर उसके 30 जून 2026 को, तीसरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे जो कि 20,000 की है। फिर जितना भी इंटरेस्ट ड्यू किया, यहाँ 1500 का ड्यू हो रहा था और यहाँ पे 500 का, 1500 प्लस 500 22,000। कोई भी सीडी अब नहीं बचेगा। देखो आपका हिसाब किताब बराबर हो गया। और यहाँ पे डेथ ऑफ ए पार्टनर का, डिसीज का, एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट हमने पूरी तरीके से बना लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। 6 नंबर का है, इसे ना टीचर हाथ लगाते हैं ना बच्चा करना चाहता है, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे समझा था। इससे टफ क्वेश्चन नहीं बन सकता, मैक्सिमम टफ क्वेश्चन यही है। 6 नंबर का पेपर में कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अगला चैप्टर है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। पेपर में ना बोनस क्वेश्चन आता है बेटा इस चैप्टर से, ध्यान समझना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ना दो चीजें होती हैं, एक तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक कॉमन साइज स्टेटमेंट इस चैप्टर के अंदर। लेकिन मैं तुम्हें कंपैरेटिव स्टेटमेंट बताऊंगा जो पक्का पेपर में आएगा। अच्छा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है? 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब आप कंपैरिजन करते हो उसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आप ये कंपैरिजन अपनी कंपनी के साथ भी कर सकते हो। अपनी कंपनी का इस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप अपनी कंपनी के पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हो, या फिर आप अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसी और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। जब आप खुद से अपना कंपैरिजन करते हो उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन, लेकिन जब ये कंपैरिजन आप किसी और से कंपनी से करते हो उसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हमें सिर्फ 2 चीजों की कैलकुलेशन करनी होती है, बस और कुछ नहीं। इजीएस्ट है, इजीएस्ट चैप्टर 4 नंबर बोनस है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हमें 2 चीजों की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। पहला है एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा है परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। मैं बोलूं इस साल हमारे पास 50 लाख के एसेट्स है, पिछले साल 30 लाख की एसेट थी, तो एब्सोल्यूट चेंज कितने का है? 20 लाख का। लेकिन परसेंटेज चेंज बताता है कि एब्सोल्यूट चेंज 20 लाख का है और पिछले साल जो था वो है 30 लाख इंटू 100, तो परसेंटेज में कितना चेंज आया उसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज। आप सबने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्लास 11th के अंदर, चेंज इन प्राइस P2 माइनस P1, ये वही है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, मतलब एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100। ये 2 फॉर्मूले ध्यान रख लो। एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो ये बहुत सिंपल है। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर 2 स्टेटमेंट होता है, पहला है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, दूसरा है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ P&L भी बोलते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L बोलते हैं। और 2 कॉलम यहां बनता है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। अब एक काम करते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो पता है आपको, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर आपका आएगा शेयर होल्डर्स फंड, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी, फिर नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट। मैं तुम्हें ना इसकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L सिखाता हूं, ये बहुत जरूरी है। बिजनेस स्टडीज में भी याद है, हम इसी चीज को मैं आपको समझाता, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, EAT, ये कुछ कुछ वैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो ऐसा बनता है। आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11 में पढ़ा होगा ना, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म का है, वो कंपनी का नहीं है। कंपनी ऐसे बनाती है, कैसे बनाती है? सबसे पहले कंपनी लिखेंगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ध्यान रखना, ये उसको छोड़ दो, उसको बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग नेट सेल्स बोलते हैं, उसमें कंपनी ऐड करेगी अदर इनकम, कुछ और अदर इनकम, लाइक रेंटल इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, कुछ भी अदर इनकम आ रहा है सेल्स के अलावा, जो आपको ऑपरेशन है रोज का, उसके अलावा आएगा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इसमें नहीं आएगा, इसमें और इसमें। फिर आप एक्सपेंस की लिस्ट तैयार करोगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंस का आता है टोटल एक्सपेंस। तो टोटल रेवेन्यू में से जब आप टोटल एक्सपेंस को घटाओगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स घटा दोगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो फाइनेंस कॉस्ट है इसी को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है जरा मुझे फटाफट जरा ओरली रिवीजन कराओ। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम, फिर एक्सपेंस की लिस्ट बनेगी, आएगा टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे टैक्स तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी ना, वो हमेशा इस पे होगी, जो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है ना, उस फिगर पे प्रॉफिट की टैक्स की हमेशा कैलकुलेशन होगी, वो परसेंटेज दिया रहेगा। तो आपको ये नोट्स टू अकाउंट्स गिवन रहेगा, प्रीवियस ईयर
फिगर गिवन रहेगा, करंट ईयर फिगर आपको गिवन रहेगा, फिर क्लास बनेगा इसमें एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ये दो कॉलम एक्स्ट्रा बनता है। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। ठीक है, ओके तो ये हो गया आपका परसेंटेज चेंज। तो चलते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी बनाते हैं, उसका क्वेश्चन बनाते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L का भी बनाते हैं, दोनों को अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, कंप्लीट द कंपैरेटिव स्टेटमेंट। देखो ये रहा कंपैरेटिव स्टेटमेंट पूरा ये रहा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयरहोल्डर फंड, शेयर कैपिटल हो गया यहाँ पे, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म, ये सब चीज देखो दे रखा है यहाँ पे, एसेट साइड की सारी चीज दे रखी है, और यहाँ पे ना कुछ कुछ फिगर छोड़ रखा है। देखो एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज, आप सबको पता है, आपको कॉपी पेस्ट करना है, बस निकाल लेना है, इसको खत्म कर देना है, फॉर्मूला लिख लो और एक एक चीज देखो कितने आसानी से 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन देखो सॉल्व होगा। हाँ बट पेपर में आपको समय ज्यादा लगेगा क्योंकि इसे पूरा उतारना पड़ेगा आपको अपनी कॉपी में। ठीक है, कोई नंबरिंग तो दे नहीं रखी, इसको रेफर करके लिख दो, आपको बनाना ही पड़ेगा। अच्छा अब सुनो, अब ये जो फिगर है ये है, इसको बोलते हैं करंट ईयर, और ये क्या है आपका प्रीवियस ईयर। तो एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट में से ही प्रीवियस घटाना, चाहे करंट यहाँ लिखा हो यहाँ लिखा हो जहां भी लिखा होगा, करंट से प्रीवियस घटाना। 18 में से कितना घटाओगे ताकि 6 बच जाए, भाई 12 लाख आ गया आंसर। 18 माइनस 12 कितना आ गया, 6 लाख। नहीं तो तुम 18 में से 6 घटा दो, यहाँ पे आ जाएगा 12 लाख। जैसे निकालना हो, 6 में से 6 गया 0, और 0 का परसेंटेज क्या आएगा 0। अच्छा यहाँ एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालोगे, सॉरी परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर है 12 लाख इंटू 100, तो 6 लाख डिवाइडेड 12 लाख इंटू 100, तो ये 50%। क्या आ गया आपका आंसर 50%। आई समझ बात, 6 लाख 0 0 हो गया, 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3 लाख, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 3 लाख। अब इस 3 लाख को प्रीवियस ईयर से डिवाइड देना है, प्रीवियस ईयर कितना है 3 लाख इंटू 100, तो ये कितना परसेंटेज आ गया, ये आ गया आपका 100%। आई क्लास बात समझ। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब देखो करंट ईयर ये है प्रीवियस ईयर, करंट में से प्रीवियस घटाओ एब्सोल्यूट चेंज, किससे 15 घटाओगे ताकि 3 आ जाए, 18 लाख, 15 प्लस 3 कितना हो गया 18 लाख, 18 में से 15 घटाओगे तभी तो 3 आएगा, क्रॉस चेक कर लेना। फिर 3 लाख को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से 15 लाख से इंटू 100, तो कितना आएगा 3 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100, 20%। ये कितना आ गया आपका 20% आ गया, राइट। फिर इसमें से ये घटाओगे 5 लाख, तो किस में से क्या घटाओगे, तो 10 लाख में से आप अगर 5 घटाते हो तो 5 ऐड कर दो, भाई x में से 5 लाख घटाओगे तो 5 लाख आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ऐसे कर लो। अगर नहीं दिमाग काम कर रहा तो x मान के कर लो भाई। अब इस 5 लाख को प्रीवियस से डिवाइड दोगे इंटू 100, तो आ गया 100%। अब ये 2 लाख को किससे क्या घटाओगे ताकि ये सारे, ये देखो ये 100% चेंज है, कितना चेंज है 100%, तो ये 2 लाख है तो ये भी 2 लाख है ना, या सॉरी ये 100% है, 2 लाख है तो ये 1 लाख होगा। ओके ध्यान समझना, ये चेंज 100% है, यानी कि डबल हो गया भाई, 100% बढ़ गया, डबल हो गया, तो यानी पहले 1 लाख रहा होगा, 2 लाख में से 1 लाख घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 लाख, फिर 1 लाख को 1 लाख से डिवाइड देंगे इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 100%। ऐसे एक्स मान के कर लो आप, तब भी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। दिक्कत ये है ना, बैलेंस शीट हमेशा अरेंज फॉर्मेट में रहता है, ये अरेंज नहीं है। इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम आएगा, टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस की लिस्ट बनेगी, टोटल एक्सपेंस, फिर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, तो आएगा पीबीटी माइनस टैक्स करेंगे तो आएगा पीएटी। तो बनाते हैं इसको, फॉर्मेट हमने ऑलरेडी बना रखा है, क्वेश्चन 5 सॉल्यूशन फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा है, एक एक करके हम लोग चीजों को लिखते चले जाते हैं। सबसे पहली चीज यहां पे आएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो वो कितना है 4 लाख 3 लाख, 24 का है 4 लाख, नहीं एक सेकंड देखना, 24 का है 3 लाख, तो 24 का जो है वो है 3 लाख, और ये है आपका 4 लाख, ये ध्यान रखना। 2023 का जो है वो है 4 लाख, 24 का जो है इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, पिछला साल, और ये हो गया करंट ईयर, ये वाला साल, तो करंट ईयर का 3 है, पिछले साल का 4 है। अदर इनकम कितना है, करंट ईयर का 40, प्रीवियस ईयर का 80, इसमें ऐड करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम। जैसे आप अदर इनकम ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू आपको मिल जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं, कितना है इस क्वेश्चन में, ये आ गया 4,80,000 और ये आ गया 3,40,000, ठीक है। फिर आप एक्सपेंस की लिस्ट बना लो एक,
कितने खर्चे हैं जरा ये भी देख लो, कई बार एक ही दिया होता है एक्सपेंस, एक ही एक्सपेंस दिया हुआ है बस। एक्सपेंस जो है 50% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों का, कई बार चेंज होता है, इसका 30% हो सकता है, इसका 50% हो सकता है, तो इसको ढंग से पढ़ना, बस ये चीज गलती मत करना। तो 50% किसका है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। जो एक्सपेंस है ना वो दोनों का 50% है, तो आप यही समझ लो टोटल एक्सपेंस है 50% है। किसका 50% है? टोटल रेवेन्यू का नहीं है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का था। 4 लाख का 50% कितना आ गया? 2 लाख, और 3 लाख का 50% कितना आ गया? 1,50,000। तो ये आपका आ गया है टोटल रेवेन्यू। फिर आएगा आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना क्लास आएगा आपके पास? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। तो 480 में से 2 घटा दोगे, 480 में से 2 जाएगा तो 2,80,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। फिर ये है 340 माइनस करेंगे 150, तो ये आ गया क्लास कितना? 1,90,000। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से माइनस करेंगे टैक्स। कितना टैक्स रेट है? 40% है, तो इसका 40% अगर आप निकालोगे तो आएगा 76,000, माइनस कर दोगे 190 से 114,000, और इस 280 का, हाँ टाइम लगेगा एग्जामिनेशन में, बिकॉज मैं तो फटाफट कर दे रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेटर से आपको तो नहीं मिलेगा वहाँ पे, तो ये मानता हूँ समय बहुत लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डन, टोटल हो कर दो, ये आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये सबसे पहले करना पड़ता है अरेंजमेंट, कि सबसे पहले आप इस तरीके से इसको अरेंज करो। अब तुम्हें 2 कॉलम निकालने हैं, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। अब देखो कितना आसान है, कैसे 1 मिनट में हो जाएगा। एब्सोल्यूट चेंज है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 लाख आ गया है ना, माइनस को ब्रैकेट में लिखते हैं। इस 1 लाख को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे, इंटू करोगे 100, तो ये आएगा माइनस का 25%। फिर ये करंट में से 40 में से 80 जाएगा तो आएगा माइनस का 40, और इस माइनस के 40 को 80 से डिवाइड दोगे इंटू 100, तो ये आएगा माइनस का 50%। फिर 340 माइनस 480, 340 माइनस 480, तो आएगा माइनस का 1,40,000। अब इस माइनस के 1,40,000 को डिवाइड दोगे 4,80,000 से इंटू 100, ये आएगा 29.17%, वो भी सारा माइनस का आएगा। 150 में से 2 लाख घटाओगे तो 50,000 क्या आएगा? माइनस का आएगा। इस 50,000 को, माइनस की 50,000 को 2 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100 करोगे, 25% आ जाएगा। ठीक है, 25%, वो भी माइनस का। तो माइनस का मतलब यही होता है कि गिर रहा है, फॉल हो रहा है, प्लस का मतलब हो रहा है बढ़ रहा है। फिर यहाँ 190 है, ये 280 है, माइनस कर दोगे 190, तो 90,000 ये भी नेगेटिव का आएगा, और इस 90,000 को डिवाइड दोगे 280 से इंटू 100, जाएगा 32.14%, और ये भी माइनस का आएगा। 76,000 में से घटा दोगे 112, तो आएगा माइनस का 36,000। ठीक है, अब इसको डिवाइड दोगे 112,000 इंटू 100 करोगे 32.14%, वही माइनस का। फिर ये 114 माइनस करोगे 168,000, तो आएगा माइनस का 54,000। अब इस माइनस की 54,000 को 168 इंटू 100 करोगे तो आएगा 32.14%, वो भी नेगेटिव कर लो। ये हो गया। तो जब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, लिख लो, पॉज करके लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है। आप नीचे ना आंसर में ना एक चीज और लिख देना, नोट के अंदर एक चीज और लिख देना, एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। ये जरूर लिख देना आप, ताकि आपको कैलकुलेशन दिखाना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आपने कैसे निकाला है, क्या फॉर्मूला यूज किया, वो लिख दोगे तो सेफ रहोगे। 1 नंबर यहाँ आपको मिल जाएगा, 3 नंबर का ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। राइट, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया दी एंड। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से इस टॉपिक को समझ लिया और आप लोगों ने इसे अच्छे से एक एक क्वेश्चन बना लिए। अब होमवर्क क्वेश्चन और बना लो, इस टॉपिक को पूरी तरीके से अच्छे से क्लोज कर लो। कोई डाउट कोई दिक्कत हो कमेंट्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।